Yes, beta, good afternoon. Yes, today I am going to tell you about your concept, which one is concentration term. और ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, इसके अंदर मैंने जो ग्रुप बी है वो ग्रुप बी स्टार्ट करवा रखा है और ग्रुप बी के जितने बाकी के पॉइंट्स थे वो सारे मैं आपको बता चुका हूं। इसका लास्ट नंबर का जो पॉइंट है वो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं। एंड द लास्ट वन ऑफ ग्रुप बी, दिस वन पार्ट्स पर मिलियन. So let us move towards last topic of group B, the fourth one, जिसे नाम दिया parts per million. ये हमारे पास लास्ट वाला टॉपिक है इसका. पार्ट्स पर मिलियन को हमने PPMB से लिख दिया हमने. ठीक है बेटा. हाउ टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ पार्ट्स पर मिलियन. Parts per million, it is the part of component present in per million parts of the solution. क्या डेफिनेशन बोली मैंने? It is the parts of component present in per million parts of solution. What the concept? क्या बोला गया? It is the parts of component present in per million parts of the solution is called parts per million. Suppose that हमारे पास भाई component है A and if you want to find out the parts per million for the component A, तो अगर आप PPM निकालना चाहते हैं और A के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे बेटा? यहां लिखेंगे दिस वन वेट ऑफ A बाई यहां लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन. गॉट द कंसेप्ट. और यहां जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको क्या लिखना है? 10⁶. अगर मान लो आप पर मिलियन पार्ट की अगर बात करते हैं तो पर मिलियन पार्ट वाले फॉर्मूले में आपको क्या करना है कि 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है. यहां हमारे पास आया वेट ऑफ ए, कंपोनेंट ए, और यहां हमारे पास आया सॉल्यूशन का वेट आ गया और ये किस में निकाल दिया आपने? पार्ट्स पर मिलियन. जब आप पार्ट्स पर मिलियन बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? 10⁶ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. कई बार हमारे पास एक क्वेश्चन थोड़ा और आ जाता है चेंज करके कि भाई इंस्टेड ऑफ पार्ट्स पर मिलियन अगर ये कहीं पे ये पूछ लेता है कि पार्ट्स पर बिलियन क्या है, तो पार्ट्स पर बिलियन अगर पूछा जाता है जिसे हमने क्या लिख दिया? PPB लिख दिया. तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास फॉर्मूला बना ये बराबर क्या बनेगा? वेट ऑफ कंपोनेंट ए. मान लो ए के रिस्पेक्ट में आप ले रहे थे, यहां क्या बनेगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन बनेगा बेटा. और अगर बिलियन बोला गया तो 10⁹ से आपने क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना. डोंट फॉरगेट द कंसेप्ट. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम ऐसे करके इसे सॉल्व कर देंगे. या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप PPB निकालना चाहते हैं तो जितना हमारे पास PPM है, दिस वन पार्ट्स पर मिलियन, इसको हमने क्या करना? 10⁻, क्योंकि 6 यहां ले लिया है तो इसको 10⁻³ से आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना. और करके आप इसे ऐसे लिख सकते हैं. अगर आप पार्ट्स पर बिलियन निकालना चाहते हैं तो पार्ट्स पर मिलियन को आपने 10⁻³ से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. या एक चीज इसमें और भी ऐड हो सकती है, अगर मान लो कहीं पे पार्ट्स पर ट्रिलियन अगर ये आता है, इन दैट कंडीशन आपने क्या करना है? यहां लिख दिया आपने PPT से लिख दिया. दैट्स वाई ये क्या बनेगा? वेट ऑफ ए आपने लिख दिया. मान लो ए के रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हैं, यहां वेट ऑफ सॉल्यूशन आपने ले लिया और इनटू क्या कर देंगे? 10⁻12 कर देंगे. यहां 6 आया, यहां 9 आया और यहां कितना आ गया? 12 आ गया. इधर वी कैन राइट, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, PPT बराबर क्या बनेगा? दिस वन PPM 10⁶ ये हो गया. इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो. ये ऐसा बनेगा. या आप PPT निकालना चाहते हैं
तो क्या करो, PPB जो है इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका पार्ट्स पर ट्रिलियन आ जाएगा। गॉट द कंसेप्ट। तो हमारे पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट वी हैव फॉर्मूला। हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला आ गया, बिलियन का फॉर्मूला आ गया और ट्रिलियन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पैटर्न जो बन रहे हैं, वो न्यूमेरिकल पैटर्न में स्टार्ट करवाता हूं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल पैटर्न। यस बेटा, जो न्यूमेरिकल बनता है, लेट अस मूव। नाउ वी हैव क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है, दिस वन, कैलकुलेट द ppm ऑफ O2 हैज मास 6 × 10⁻³ ग्राम is dissolved in 1030 gram of sea water। आपको क्या करना बेटा, कैलकुलेट ppm ऑफ O2। O2 का आपने पार्ट्स पर मिलियन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप। क्या क्वेश्चन है बेटा, कि आपको ppm निकालना ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का मास आपको दे रखा है 6 × 10⁻³ और किस में डिसॉल्व हो रहा है, ये सी वाटर। सी वाटर अपने आप में, ये अपने आप में एक टाइप है सॉल्यूशन का, बिकॉज इसके अंदर वाटर भी है और सॉल्ट भी है, दैट्स व्हाई दिस वन सी वाटर। इसलिए ये हमारे पास क्या है, अपने आप में एक सॉल्यूशन है। और ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो मास है वो दे रखा है आपको कितना, 1030 ग्राम। दैट्स व्हाई अगर आपको ppm निकालना है, किसका निकालना है, ऑफ O2 का निकालना है, दैट्स वाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बेटा, वेट, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेट कितना आया, और इनटू क्या करेंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा। यहाँ वेट कितना है ऑक्सीजन का, दिस इज 6 × 10⁻³ बाई सॉल्यूशन का वेट कितना है, दिस वन 1030 और इनटू करेंगे 10⁻6। इसे सॉल्व करेंगे, 10⁻³ है, 10⁻6 है। ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 6 × 10⁻³ बाई लिखा हमने 1030 या बराबर 6 और 1230 यहाँ लिख दिया, 1030 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब ये 600 हो गया, ये 103 103। तो भाई पूरे 6 टाइम तो जाएगा नहीं, अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये आपका जाएगा 5.8 और इतना हमारे पास क्या बनेगा, दिस वन आंसर, जो आंसर बनेगा इतना बनेगा ppm। गॉट द कंसेप्ट बेटा। कैसे करके आपने पार्ट्स पर मिलियन ऑफ O2 को फाइंड आउट किया, याद रखेंगे। यहां हमने क्या लिया था, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट और पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट विद द टोटल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, या वेट ऑफ सॉल्यूट ले लिया हमने, और यहां क्या लिया हमने, वेट ऑफ सॉल्यूशन ले लिया, टोटल वेट ले लिया, इनटू क्या किया 10⁻6। मेन चीज यहां समझने वाली है कि आपने इस फॉर्मूले को जब पार्ट्स पर मिलियन बोला गया तो 10⁻6 से आपने मल्टीप्लाई किया। बिलियन बोलता तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई करते, ट्रिलियन बोलते तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करते, इवन पार्ट्स पर 1000 भी बोलता कई बार, और पार्ट्स पर 1000 अगर बोल दिया तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देते उस समय। व्हाट द कंसेप्ट बेटा। अब चलते हैं बेटा, जितने भी हमारे पास ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले जितने भी टॉपिक थे, आई हैव कंप्लीटेड, सारे कंसेप्ट आपको करवा दिए गए हैं, बहुत रूटीन में करवाए गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बनते हैं, और जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर, स्कूलिंग के अंदर जो न्यूमेरिकल पैटर्न आते हैं उनको इजीली सॉल्व करने के वो ट्रिक हैं। अगर वो फॉर्मूलाज अगर आपको याद हो जाए तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट अस मूव, वी हैव नंबर ऑफ फॉर्मूलाज। कैसे करके हमारे पास ये फॉर्मूलाज बनते हैं, दोज आर रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन टर्म्स। सो लेट अस मूव। देखो बेटा, यहां अब हमारे पास आएंगे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। यहां लिखूंगा बेटा मैं, वी हैव
some important formulas। ठीक है भाई, और कौन कौन से फॉर्मूलाज ये बन रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं वन बाय वन। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं दिस वन, यहां लिखूंगा रिलेशनशिप बिटवीन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वेट एंड डेंसिटी। सबसे पहले हमारे पास ये बना, यहाँ क्या रिलेशन बनता है बेटा कि परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बराबर होता है परसेंट वेट बाय वेट इनटू डी। सभी बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले भी जो न्यूमेरिकल पैटर्न थे उनमें शायद मैं एक आध बार मैंने ये करवाया भी था आपको। यहाँ एक फॉर्मूला ये बना, अगर आपको परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकालना है तो परसेंट वेट बाय वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट, अगर आप परसेंट वेट बाय वेट निकालना चाहते हैं तो बराबर क्या करेंगे, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, और ये आपका इक्वेशन नंबर आपके सेकंड बन गई। ध्यान देंगे, पहला रिलेशन हमारे पास, अगर मान लो किसी न्यूमेरिकल में, अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन अगर दे रखा है तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट, अगर आपको फाइंड आउट करना परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, और अगर उसने परसेंट वेट बाय वेट आपको दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो सीधे फॉर्मूला पुट करो, सीधे आंसर निकाल दो, बहुत जल्दी आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नाउ द सेकंड वन, दूसरा जो बना दिस वन, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी, ध्यान से सुनेंगे, यहां मोलैरिटी लिख रहा हूं, देन परसेंट, मोलैरिटी को कैपिटल एम भी लिख देंगे, कैपिटल एम हो गया, उसके बाद परसेंट वेट बाय वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एंड हाँ चलो इतना लिख देते हैं। नाउ जो मोलैरिटी का फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 बाई बनेगा बेटा एम ऑफ सॉल्यूट। जो मोलर मास यहाँ पे लेंगे वो किसका लेंगे, सॉल्यूट का मोलर मास लिया जाएगा, एम ऑफ सॉल्यूट हमने लिख दिया। या यहाँ पे एक चेंज और बनता है कि अगर मान लो हम थर्ड नंबर लिख देते हैं, चलो रिलेशनशिप बिटवीन, क्या लिखा हमने, दिस वन मोलैरिटी हो गया, उसके बाद परसेंट वेट बाय वेट हो गया एंड डेंसिटी। अगर मान लो ये फॉर्मूला हमारे पास या ये रिलेशन हमारे पास है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे यहाँ बनेगा जो मोलैरिटी है, और ये भी आपको पता कि परसेंट वेट बाय वॉल्यूम जो होता है ये परसेंट वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी होता है, इसलिए मोलैरिटी इक्वल टू क्या करेंगे हम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को क्या लिख देंगे, ध्यान देंगे, दिस वन परसेंट वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 कर दिया, और यहाँ लिख देंगे एम ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम का मतलब यहाँ क्या लिखा है, इस एम का मतलब है मोलर मास, इस एम का मतलब है मोलैरिटी। ध्यान देंगे, दिस वन मोलैरिटी, दिस वन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बहुत क्लियर है बेटा, ये तीनों के तीनों रिलेशन आपको पता चल गए। लेट अस मूव, अब आएगा हमारे पास नाउ द फोर्थ वन, यहां लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का रिलेशन क्या है, और ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं, दिस वन स्मॉल एम इक्वल टू बनेगा 1000 एम ओवर 1000 डी, एंड डेंसिटी भी लिख देते हैं यहाँ पे, एंड डेंसिटी ऑल्सो। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे वे 1000 डी माइनस लिखेंगे एम और एम बी। बी का मतलब आपको याद रखना है, बी मतलब हो गया सॉल्यूट, बी का क्या मतलब है, बी बराबर आया सॉल्यूट, तो याद रखेंगे यहाँ एम क्या है, स्मॉल एम मोलैरिटी, कैपिटल एम मोलैरिटी, डी का मतलब डेंसिटी, एम का मतलब मोलैरिटी, एम बी का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट द कंसेप्ट, ये रिलेशन हमारे पास मिल गया। या पांचवा कंसेप्ट आता है दिस वन, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी स्मॉल एम एंड मोल फ्रैक्शन।
एंड मोल फ्रैक्शन, जिसे आपने काई लिखा था, अगर आपको याद होगा, आपको कंसेप्ट करवाया गया था। यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा कि जो मोलालिटी होती है स्मॉल m होता है, ये बराबर होता है काई b इंटू 1000 बाई काई a इंटू एम ए। गॉट द कंसेप्ट। यहाँ आपको पता होना चाहिए b का मतलब हो गया सॉल्यूट, a का मतलब हो गया सॉल्वेंट। तो एम ए अगर लिखा है तो एम ए का मतलब हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, काई बी का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, काई ए का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और आप सभी बच्चों को पता है कि काई बी और प्लस काई ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये सभी बच्चों को ये भी पता है, ध्यान देंगे। अगला नंबर आया दिस वन 6 नंबर, यहाँ लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन दिस वन मोलारिटी, this one molarity, which one capital M, and mole fraction chi। ठीक है बेटा, यहाँ क्या फॉर्मूला बनता है, M इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे काई B इंटू 1000 इंटू D ओवर काई A एम ए प्लस काई बी इंटू एम बी। ये फॉर्मूला बना। अगर हमारे पास मोलरिटी आपको गिवन है या मोलरिटी हो गया मोल फ्रैक्शन हो गया, इनके बीच का रिलेशन। ठीक है बेटा, यहाँ ध्यान देंगे दिस वन मोलरिटी, काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डी क्या बना यहाँ पे डेंसिटी बन गई, एम ए क्या बना मोल फ्रैक्शन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, काई ए क्या बना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बना, ये मोलर मास ऑफ क्या बन गया, सॉल्यूट बन गया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं 6 नंबर के बाद 7th नंबर पे चलते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट नंबर जो बना दिस वन, यहां लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलारिटी। सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि नॉर्मैलिटी इक्वल टू होता है n फैक्टर इनटू मोलारिटी। ये फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मोलारिटी, तो मोलारिटी बराबर क्या बनेगा, n बाई क्या बनेगा, n फैक्टर बनेगा। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। कैसे करके फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ 8th नंबर हम लिखते हैं दिस वन, डाइल्यूशन फॉर्मूला, और डाइल्यूशन फॉर्मूला लिखेंगे इन टर्म ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी के टर्म में लिखेंगे। तो ध्यान देंगे बेटा, आपको याद होना चाहिए कि जो मोलारिटी होती है वो n/v होती है। और याद रखेंगे जब भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, इतना आपको ध्यान रखना कि डाइल्यूट करने का मतलब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे पास जो मोलारिटी है वो मोलारिटी क्या रहेगी, मोलारिटी क्या होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि m जो है वो वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली है। बट इन दैट कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इनमें कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को आप कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, आप तो केवल क्या कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा, उसकी मोलारिटी उसकी क्या होगी, कम होगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। दैट्स व्हाई यहां जो मोलारिटी बनेगी हम लिखते हैं कि m1v1 इक्वल टू बना m2v2, और यहां लिखेंगे मोलारिटी बिफोर डाइल्यूशन, क्या लिखा, बिफोर डाइल्यूशन, और इक्वल टू यहां क्या बना दिस वन, मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूट होने से पहले कितनी थी मोलारिटी और डाइल्यूट होने के बाद कितनी बनी मोलारिटी। ओब्वियसली आपको याद रखना है कि जो मोलारिटी आएगी, बाद वाली जो मोलारिटी आएगी वो कम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तभी तो डाइल्यूट हो रहा है। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, मतलब डाइल्यूशन कम हो रहा है जब आप उसमें सॉल्वेंट का एडिशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं हम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी कम होगी, इसलिए जो मोलारिटी पहले थी वो ज्यादा थी, बाद की मोलारिटी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट नंबर आता है दिस वन, 9th नंबर बनेगा मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग। मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग क्या बनती है, ध्यान देंगे, फॉर्मूला आपको बता रखा है।
m इक्वल टू n बाई वी हमारे पास ये फॉर्मूला है। मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 कुछ भी हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास इतने सोल्यूशन है, और मान लो अगर आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं तो n इक्वल टू क्या बनेगा, mv बनेगा। और सोल्यूशन मान लो हमारे पास सोल्यूशन नंबर 1 है, तो इसके मोल्स जो है वो मैं लिखता हूं m1v1, ये मोल्स आगे m इंटू वी। मान लो हमारे पास सोल्यूशन नंबर 2 है, ये बना m2v2। हमारे पास सोल्यूशन नंबर 3 है, ये बना m3v3। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। एक सोल्यूशन नंबर 1 बना, एक सोल्यूशन नंबर 2 बना, एक सोल्यूशन नंबर क्या बना, 3 बना। और आपने क्या किया, इन तीनों को मिला करके आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया बेटा, और एक कंटेनर में आपने इन तीनों को ऐड कर दिया। जैसे ही आप सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 3 इन तीनों को मिला करके एक नया सोल्यूशन आपने तैयार किया, तो उस सोल्यूशन के अंदर जो हमारे पास जो रिजल्टेंट मोल्स बनेंगे, मतलब ये भी नंबर मोल इसका आया, इसका नंबर मोल आ गया, इसका भी नंबर मोल, इसलिए n टोटल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा बेटा, जितने भी सारे हर एक सॉल्यूशन से जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे उनको ऐड कर दो भाई, है ना। इसका भी आएगा तो क्या लिखूंगा, m1v1 प्लस क्या लिखूंगा, m2v2 प्लस क्या लिखूंगा, m3v3 एंड सो ऑन, अगर आगे भी होंगे तो। यहां आपको याद रखना है कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अपने आप में एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, दिस वन एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी है तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि भाई इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ का वॉल्यूम कितना है, सोल्यूशन 1 का, 2 का कितना, 3 का कितना है, जितना भी होगा उन सभी को ऐड कर देंगे। मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 यहाँ आपने ऐड किया, यहाँ टोटल वॉल्यूम आपने निकाल दिया। अब देखो कितना इजी हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, अब आपको क्या करना है, ये हमारे पास ये जो सॉल्यूशन बना, ये इसकी जो मोलारिटी है, दिस वन रिजल्टेंट मोलारिटी, क्या लिखेंगे, mr का मतलब क्या हो गया, दिस वन रिजल्टेंट मोलारिटी। दैट्स वाई mr इक्वल टू क्या बनेगा, m बराबर क्या बनता बेटा, n बाई v। अगर मैं इसे mr कर दूं तो n टोटल भाई क्या लिख दूंगा, v टोटल लिख दूंगा। इसलिए भाई n टोटल क्या है, दिस वन, मतलब m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3। ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, दिस इज द टोटल, या सॉरी रिजल्टेंट, टोटल भी बोल सकते हैं, टोटल मोलारिटी क्या बनी, फाइनल मोलारिटी भी आप इससे बोल सकते हैं, और रिजल्टेंट मोलारिटी भी आप इससे बोल सकते हैं। दैट यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट मोलारिटी। ठीक है बेटा, कैसे करके निकाल लें। न्यूमेरिकल पैटर्न जितने भी इनके ऊपर बनेंगे वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा, लेकिन तरीका आपको ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होने चाहिए। और अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद हो गए तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी एग्जाम आपके बनते हैं, चाहे वो स्कूलिंग वाले हों, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, उनमें आपको ये अप्लाई करना है, आपके न्यूमेरिकल के आंसर फटाफट आपके बनेंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स नंबर 10 पे चलते हैं, जो नंबर 10 फॉर्मूला बनेगा। यस बेटा, नेक्स्ट नंबर आया 10 नंबर, और यहां लिखेंगे मोलारिटी for the balanced chemical equation. You have to find out the molarity for the balanced chemical equation. कोई balanced chemical equation है, और अगर आप उसके लिए मोलारिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे करके लिखेंगे, ये ध्यान देंगे बेटा। ये जनरली हम एक टर्म यहाँ पे आता है जिसे बोलते हैं टाइट्रेशन बोला जाता है बेटा। टाइट्रेशन भी मैं आपको बता दूं, टाइट्रेशन क्या है, रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशंस। एक को बोला जाता है नोन सॉल्यूशन बोला जाता है, एंड दूसरे को बोला जाता है दिस वन अननोन सॉल्यूशन। ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, और न्यूमेरिकल पैटर्न में जहां आएगा वहां आपको बताया जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि दो सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होती है, तो उसमें जो रिएक्शन हो रही है उसे हमने क्या नाम दे दिया, टाइट्रेशन बोला। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, एक सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, नोन का मतलब हो गया जिसकी कंसंट्रेशन पता है,
और दूसरे का क्या मतलब है, जिसकी कंसंट्रेशन आपको क्या नहीं है, पता नहीं है। गॉट द कंसेप्ट। ऐसे जो रिएक्शंस होती हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, ये टाइट्रेशन वाला जो टॉपिक हमारे पास आया वहां हम मोलैरिटी को कैसे अप्लाई करते हैं वो ध्यान देंगे। ये फॉर्मूला बनता है M1V1 ओवर N1 इक्वल टू बनता है M2V2 ओवर N2। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बोला गया कि हमारे पास मान लो कंपोनेंट A है और वो B से रिएक्शन कर रहा है, तो ये A लिया और ये B लिया। यहाँ जो N1 बनेगा N1 और दूसरा लिखेंगे हम N1 एंड N2 बराबर ये बनेगा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। ध्यान देंगे बेटा, आप समझ रहे हैं आप। M1V1 ओवर N1 इक्वल टू क्या बनेगा, M2V2 ओवर N2। N1 और N2 क्या है, ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। मैं आपको एक रिएक्शन लिख करके बताता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे कि टाइट्रेशन की रिएक्शन हमारे पास आती है और ये जो टाइट्रेशन की रिएक्शन है इसमें हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट है KMnO4 को लिया जाता है और ये जो KMnO4 है इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम मोर सॉल्ट के साथ में। मोर सॉल्ट हो गया, यहाँ पे 10 ले लेते हैं, इसके आगे 2 लिख देते हैं। दिस वन FeSO4 हो गया, NH4 होल ट्वाइस हो गया, SO4 हो गया, ठीक है बेटा, डॉट करके 6H2, दिस वन मोर सॉल्ट, या इसे बोला जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट बेटा इसे बोलते हैं। प्लस इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिड की प्रेजेंस में, 8H2SO4 हमने ले लिया। जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट की रिएक्शन में लिख रहा हूं। दिस वन पहले बनेगा K2SO4, दूसरा बनेगा 2MnSO4 बनेगा, इसमें बनता फेरिक सल्फेट बनता है Fe2SO4 होल थ्राइस। यहाँ 5 लिया जाता क्योंकि आयरन यहाँ 10 आ रहे हैं तो यहाँ 5 ले लिया हमने, प्लस करके बनेगा यहाँ पे 10 हो गया। अमोनियम सल्फेट बनता है बेटा NH4 होल ट्वाइस SO4 और प्लस करके यहाँ बनता है 68H2O। अब ध्यान देंगे बेटा, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये अपने आप में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अगर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है देन यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी। आपको मोलैरिटी निकालना है और मोलैरिटी में आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस रिएक्शन में N1 कितना है और इस रिएक्शन का N2 कितना है। तो अगर मान लो मैं KMnO4 को A बोल रहा हूं और FeSO4 को मोर सॉल्ट को B बोल रहा हूं, तो इसका स्टोकियोमेट्रिक कितना लिखा बेटा, मैंने यहाँ पे 10 लिखा, इसका कितना लिखा 2। दैट्स वाई N1 कितना हो गया 2, सभी को पहचानना आना चाहिए, और N2 कितना हो गया बेटा 10 हो गया। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। कैसे करके आपने N1 को फाइंड आउट किया, कैसे करके N2 को फाइंड आउट किया, या मान लो एक रिएक्शन हमारे पास और आती है, इसमें ये टाइट्रेशन वाली रिएक्शन है बेटा, ध्यान रखेंगे। पोटाशियम परमैंगनेट की रिएक्शन होती है किसके साथ में, मोहर सॉल्ट के साथ में। और ये जो पोटाशियम परमैंगनेट है ये अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है इसलिए वो फेरस सल्फेट को फेरिक में चेंज कर देता है। ये चीजें समझने वाली हैं, ये इसका डिटेल जो है वो बाद में आएगा, अभी आपके पास इसका डिटेल नहीं आया। जब इसका डिटेल आएगा तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि हाउ टू चेंज, कैसे करके फेरस का कन्वर्जन फेरिक में हो रहा है। तो ये फेरस है, ये फेरिक है। किसने किया ये काम किया पोटाशियम परमैंगनेट ने। किसकी प्रेजेंस में किया, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दैट्स व्हाई पोटाशियम परमैंगनेट अपने आप में किसका काम कर रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसने फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करके किसमें चेंज कर दिया, फेरिक में चेंज कर दिया। या दूसरी रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ लिखा जाता है दिस वन इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इक्वेशन नंबर 2। पोटाशियम परमैंगनेट को लिया बेटा हमने, साथ में मैं लेता हूं ऑक्जेलिक एसिड को। ऑक्जेलिक एसिड हो गया COOH हो गया। इन दोनों की रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। यहां से जो प्रोडक्ट बनता है सबसे पहले यही बनेगा, K2SO4 एक बनेगा, 2MnSO4 बनेगा, प्लस करके यहाँ 10CO2 बनता है और साथ में क्या बनेगा 8H2। तो यहां अगर आपसे बोला जाता है कि इस रिएक्शन के लिए भाई N1 निकालो, इस रिएक्शन के लिए N2 निकालो, मान लो ये A है, ये दिस वन B, तो N1 बराबर 2 आया और N2 बराबर कितना आ गया 5 आ गया।
ठीक है बेटा। तो आपको ये फाइंड आउट करना आ गया कि अब इसने इनकी अमाउंट, इनका वॉल्यूम जो भी न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा होगा वो आप वैल्यू को पुट कर देंगे, लेकिन आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट फाइंड आउट करना आ गया। बट रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, ये अपने आप में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होने चाहिए। और आई एम सेइंग अबाउट द टर्म, जनरली हम इसको किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जो टाइट्रेशन वाली रिएक्शन होती है। नाउ लेट अस वन, जो हमारे पास 11th नंबर का फॉर्मूला बनेगा उसके ऊपर चलते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट 11th नंबर आया, दिस वन, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। इसके बीच का रिलेशन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे नॉर्मेलिटी बराबर बनेगा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 बाय बनेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देंगे, जब भाई मोलरिटी लिया था तो तब हमने क्या लिया था, यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिया था, लेकिन अब क्या ले रहे हैं, ई का मतलब हो गया इक्विवेलेंट वेट। ई का मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। या 12वां नंबर लिखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी, इसके बाद परसेंट वेट बाय वेट हो गया एंड डेंसिटी। क्या बनेगा बेटा, नॉर्मेलिटी परसेंट वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10, क्योंकि आपको पता परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बराबर परसेंट वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी। ये यहाँ लिख दिया और यहाँ बनेगा दिस वन इक्विवेलेंट वेट, और किसका बनेगा, दिस वन सॉल्यूट। बहुत क्लियर है बेटा, 12वां नंबर भी हो गया। नाउ लेट अस मूव, 13th वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो लिखेंगे नॉर्मेलिटी फॉर डाइल्यूशन, या डाइल्यूशन फॉर्मूला जो बनेगा, ठीक है बेटा। और ये बनेगा अगेन N1V1 बराबर N2 V2। जैसे M1V1 बराबर क्या लिखा था, M2V2, यहाँ लिखा हमने बिफोर डाइल्यूशन, यहाँ लिख दिया आफ्टर डाइल्यूशन। बहुत क्लियर है बेटा। नाउ 14th वन, ये लिखेंगे नॉर्मेलिटी आफ्टर मिक्सिंग। नॉर्मेलिटी आफ्टर मिक्सिंग क्या आएगी, जैसे मोलरिटी निकाला वैसे नॉर्मेलिटी NR बराबर क्या बनेगा, दिस वन N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला भी सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करके हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो आप, यहाँ बना रहा हूं मैं। यस बेटा, नाउ वी हैव 15th नंबर बनेगा दिस वन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी को हम कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं और क्या नाम पढ़ते हैं उनको, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगा दिस वन रिप्रेजेंटेशन हो गया, और यहां बोलूंगा कॉमन नेम क्या पढ़ते हैं। जैसे मान लो बेटा हमारे पास कहीं पे m दिया हुआ है या 1m दिया है, तो ऐसी कंडीशन में, या m बोला गया है, तो ऐसी कंडीशन में इसे बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अगर मान लो 0.5m दिया है या m/2 दिया है, तो इसे बोलेंगे दिस वन सेमी मोलर सॉल्यूशन। कैसा बना, सेमी मोलर। या अगर मान लो 0.1m बना या m/10 बना, तो इसे बोलते हैं डेसी मोलर बोलते हैं, ठीक है बेटा। कैसा सॉल्यूशन, डेसी मोलर। या अगर मान लो 0.01m बना या m/100 बन गया, तो इसे पढ़ते हैं सेंटी मोलर। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। अगर मान लो 0.001m है, तो हम लिखेंगे m/1000,
और उस कंडीशन में इसे बोलेंगे दिस वन मिली मोलर। क्या बोलेंगे बेटा? मिली मोलर सॉल्यूशन। ये तो लिया हमने दिस वन फॉर मोलैरिटी। अगर मान लो नॉर्मेलिटी के टर्म में अगर लिखें तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो गया, यहाँ कॉमन नेम लिख दिया। चेंज क्या करना है? अगर 1n है या सिंपली n है तो बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर यहाँ लिख दिया 0.5n या दिस वन n/2, अगर ऐसे लिख दिया तो यहाँ लिख देंगे दिस वन सेमी नॉर्मल। अगर यहाँ पे 0.1n लिख दिया या n/10 लिख दिया तो यहाँ लिखेंगे डेसी नॉर्मल। ठीक है बेटा। अगर मान लो 0.01n लिख दिया या n/100 लिख दिया तब लिखेंगे सेंटी नॉर्मल। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। अगर 0.001 ऐसे लिख दिया या m/1000 लिख दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या लिख दिया? मिली नॉर्मल। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कैसे करके आप इसे लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, देखो बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। जब बच्चा 11th क्लास के अंदर आता है तो 11th क्लास के अंदर उसको ये जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें उसको बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अगर बेसिक ही पता नहीं है तो हमें कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी न्यूमेरिकल पैटर्न हमारी समझ में नहीं आता है। और पहला लेसन जो है ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आप इसमें देखेंगे पूरा का पूरा लेसन जो है ये न्यूमेरिकल से भरा पड़ा है। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन बन रहा है, एक न्यूमेरिकल पैटर्न में आपको दे रहा हूँ। और वो न्यूमेरिकल क्या है? जो फॉर्मूलाज अभी मैंने आपको सिखाए हैं उन्हीं पे बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, यहां मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वी हैव अ क्वेश्चन, और जो फॉर्मूलाज मैंने आपको करवाए हैं उन पे बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूं। न्यूमेरिकल क्या है? दिस वन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक acid solution in which the mole fraction of water is 0.85 m। ध्यान से सुनो बेटा, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी ये m नहीं लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। in which the mole fraction of water is 0.85। हमारे पास वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना दिया है? 0.85 दिया है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी करनी है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जो सॉल्यूशन बना है। ठीक है बेटा, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, एक हमारे पास वाटर है, ये दोनों मिलकर के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। जब सॉल्यूशन बना उसमें जो वाटर था उस वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.85 है। और आपको क्या करना है? इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊं तो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल का एक फॉर्मूला दिया था, या जितने जो फॉर्मूलाज आपको दिए हैं वही अप्लाई करेंगे। उनमें से कौन सा अप्लाई होगा? ध्यान देंगे, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच वाला, ये मोलैरिटी है और ये मोल फ्रैक्शन है, इनके बीच वाला रिलेशन हम अप्लाई करेंगे। तो मोलैरिटी इक्वल टू आपको बताया था काई बी इंटू 1000 बाई क्या बनेगा? काई ए इंटू एम ए। ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है। इसमें आपको मोल फ्रैक्शन किसका दिया है? वाटर का मोल फ्रैक्शन, मतलब काई वाटर, अगर वाटर को मैं ए मानता हूं, दिस वन वाटर, तो ये बराबर कितना है? 0.85। अगर मैं आपको बोलूं कि काई बी निकालो जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा? 1 में से, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन है उसका जो सम होता है वो बराबर कितना होता है? टेकन टू बी यूनिटी, बराबर 1 होता है।
तो 1 माइनस 0.85 लिया आपने, 0.15 हमारे पास ये आ गया। बहुत क्लियर है। अब यहाँ फॉर्मूले में पुट करो भाई। यहाँ हमारे पास Ma जो है वो वाटर है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, सॉल्वेंट इज वाटर। वाटर का मोलर मास सभी को पता है 18, इसलिए क्या किया आपने, M बराबर यहाँ आया 0.15, ये आपने ले लिया, एक काई इंटू क्या किया आपने 1000 हो गया, नीचे कितना लिखा 0.85 हो गया, इंटू कितना लिख दिया 18 लिख दिया। ठीक है बेटा, ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, ठीक है। और यहाँ हमारे पास ये बना, तो यहाँ इस पूरे को अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल आउट करते हुए क्या होगा बेटा, ये जो आंसर बनेगा इट जस्ट इक्वल टू 9.8 M बनेगा। कितना बनेगा, दिस वन 9.8। कैसे करके आपने इसे कैलकुलेट किया, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला था, यहाँ आपने इसे कैंसिल आउट किया, आंसर कितना बना 9.8 बना। होप सो गुड बेटा, आज जो चीज़ें आपको करवाई हैं वो बिल्कुल आपको समझ में आई होंगी, एक एक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूलाज अगर आपको याद नहीं है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा और दूसरा बच्चा आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। होप सो गुड, जो चीज़ें जो मेहनत यहाँ पे हो रही है आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे और जितना पैटर्न मैं करवा रहा हूँ, जो करवाए जा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स बेटा।